Hello everyone, welcome to all my dear students on my YouTube channel My Online Math। और आपको पता है हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ऑलरेडी चल रहा है, उस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस भी आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। इसमें आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर थ्योरम के बाद किसी थ्योरम का नेम आता है तो वो है फैक्टर थ्योरम, जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टर थ्योरम है जो क्या होती है, इसका काम क्या है पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंस है। ये देखने में थोड़ी सी एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो भी आज क्लियर यहां पर करेंगे। तो देखिए, फैक्टर थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा, क्योंकि वो इसमें यूज होगी। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास थी, रिमाइंडर थ्योरम यह हमें कहती थी कि if px is any polynomial, if px is any polynomial, then if px is divided by linear polynomial x minus alpha, then remainder must be equal to p of alpha। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अगर बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने ये जिस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम थी कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से, तो आपका रिमाइंडर है जो ऑलवेज इक्वल आएगा किसके, p ऑफ अल्फा के। बट फैक्टर थ्योरम जो है ये हमें बोलती है कि इफ, इसकी स्टेटमेंट है जो if px is एनी पॉलिनोमियल, डिग्री है जो पॉलिनोमियल की वो 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px if and only if p of alpha is equal to 0। जी हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले साथ ही साथ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से हम स्टेटमेंट पे आते हैं, वो समझाते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। ठीक है, तो चलिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि चेक वेदर x minus 2 is a factor of x square minus 6x plus 7 or not। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने चेक करना है कि x माइनस 2 जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल पे ही ये दोनों थ्योरम्स हैं जो अप्लाई होती हैं। कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। हमने चेक करना कि ये इसका फैक्टर है जो है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, फैक्टर कब होता है, जब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, उसका हमें पता है कि 3 उसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर क्यों है, क्योंकि अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस पे डिवाइड करके देखें, ठीक है, मींस इस पॉलिनोमियल को हम लेटर ले लेते हैं px। अगर आप px को डिवाइड करके देखें x माइनस 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, फिर तो हम बोलेंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर तो तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, मींस एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपका रिमाइंडर है जो वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि फैक्टर है जो नहीं है। ठीक है,
बिकॉज फैक्टर होता तो फिर रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए अब रिमाइंडर थ्योरम से हम डिवाइड तो करने वाले यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक मेथड तो यही है कि इसको इस पे डिवाइड आप करके देख लीजिए और रिमाइंडर चेक करिए, ठीक है। लेकिन डिवीजन हमने नहीं करनी, हम जस्ट फैक्टर थ्योरम से इसको करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है? जी हाँ, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ऑलरेडी डिस्कस करके हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम, ठीक है। तो चलिए अगर इसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मींस x माइनस अल्फा जो वो फैक्टर होगा किसका? px का। x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कैसे निकालते थे? रिमाइंडर थ्योरम में भी डिस्कस करके आए हैं। अल्फा की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। x की जो भी वैल्यू आएगी, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की जो भी वैल्यू आ रही है वो आपके पास अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए फैक्टर थ्योरम बोल रही है कि x माइनस अल्फा है जो वो फैक्टर होगा किसका? px का। इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर आपका रिमाइंडर है जो, ये क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्यों है? क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम कह रही है कि अगर x माइनस अल्फा से आप डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ अल्फा क्या है? रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है तो x माइनस अल्फा जो फैक्टर हो जाएगा। चलिए आप इसको जल्दी से चेक कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, according to factor theorem, x minus 2 is factor of px if and only if x is equal to 2 हमारी वैल्यू आई थी, ये अल्फा की वैल्यू थी, अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है। इट मीन्स p ऑफ अल्फा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये फैक्टर थ्योरम बोल रही है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। p ऑफ अल्फा मीन्स p ऑफ 2, चलिए इसमें 2 पुट कीजिए, ये हमारे पास px है। तो अगर यहां पर x की जगह पे 2 आ गया तो यहां पर भी आपको 2 पुट करना पड़ेगा। 6 इंटू 2 प्लस 7, चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 12 प्लस 7, ये हमारे पास हो गया 7 प्लस 4 11 माइनस 12 इज इक्वल टू -1। क्या ये 0 के इक्वल आया है? जी नहीं। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आया है, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर है? मींस रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम तो कहती है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए था तभी फैक्टर बनेगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम लिखेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, so x minus 2 is not a factor of px। देखिए यहां पर ये इफ एंड ओनली इफ है, इसका मीनिंग है कि ये 2 वे स्टेटमेंट है। 2 वे स्टेटमेंट मींस x माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो p ऑफ अल्फा क्या है? 0 आएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। 2 वे मींस इधर से भी ये रिजल्ट क्लियर है, मींस इसका कन्वर्स भी क्लियर है, ठीक है। मींस अगर p ऑफ अल्फा आपके पास 0 आ रहा है देन x माइनस अल्फा जो वो फैक्टर भी होगी किसका? px का। जी हाँ, ये 2 वे रिजल्ट है, इसका कन्वर्स भी होल्ड यहां पर करता है। x माइनस अल्फा इज फैक्टर देन p ऑफ अल्फा इज 0, मींस रिमाइंडर 0। और अगर आपका रिमाइंडर 0 है देन फिर x माइनस अल्फा इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और कहीं पे आपको चेक करने के लिए बोल दें कि लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे दें और क्वेश्चन हो कि वो चेक करना है कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है जो बनता है या नहीं बनता, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे इजी वे और कोई हो सकता है। हम वहां पर फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए आप। चलिए अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में, वो हम क्लियर कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस कौन सा है। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं और आप विदाउट डिवीजन किए रिमाइंडर चेक करना चाहते हैं तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। p ऑफ अल्फा जो आपका वो रिमाइंडर होगा। सिमिलरली अगर इसमें हम देखें, ठीक है, इसमें हमारे पास रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 की बात आती है, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। इसमें रिमाइंडर की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसका काम तभी शुरू होता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस अल्फा फैक्टर है, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो रिमाइंडर भी 0 आएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
find value of k if x minus 1 is factor of this polynomial। देखिए यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल पूछ लें कि फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो श्योर है कि वहां पर हमारे पास फैक्टर थ्योरम है जो वही अप्लाई होती है। तो लेट कर लेते हैं इसको, मान लीजिए हमारे पास ये है पॉलिनोमियल px, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी कि px एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए, उसकी डिग्री है जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्या इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है? जी हाँ, इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप किसी px पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो यही आपकी अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या बोल रही थी कि if x minus alpha is factor of px, then p of alpha must be equals to 0। जी हाँ, अगर x माइनस अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, ये क्लियर है, श्योर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि x माइनस 1 है, वो फैक्टर है किसका? px का, तो फिर p ऑफ अल्फा तो 0 आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है, इट मींस दैट इज p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। जी हाँ, रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो k की वैल्यू अभी हम फाइंड कर देते हैं। चलिए p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करिए, ये हमारे पास है p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 1 क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये 4 तो 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 4, तो 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू माइनस 3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, k इज इक्वल टू माइनस 3। कब? जब x माइनस 1 है जो इसका फैक्टर होगा तो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपने पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज है जो कैसे करना है, तो पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग हम यहाँ पर क्लियर कर लें। मान लीजिए हमारे पास एक कोई नंबर है 6, अगर आपने उसको फैक्टराइज करना है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करते होते हैं, ठीक है। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। क्या 2 और 3 आगे फैक्टराइज हो सकते हैं? जी नहीं, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है, आप इनको आगे स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। हमारे पास मान लीजिए नंबर है 8, तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ 8। क्या इसको आगे फैक्टराइज किया जा सकता है? जी नहीं, 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसको आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये है फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, जस्ट नंबर्स। बट आज हमने डिस्कस करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को भी स्प्लिट करेंगे पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट मेथड फैक्टराइज करने का, फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमारे पास मेथड है। फैक्टराइज करने के लिए यूज करते हैं किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px, इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो कितना आता है? 3 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 24। 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24।
नेक्स्ट आपने देखना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स मिडिल टर्म देखनी है। मिडिल टर्म कौन सी है? एक्स वाली, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास? +10। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको दो नंबर्स हैं जो सर्च करने पड़ेंगे जिनकी प्रोडक्ट है जो वो 24 होनी चाहिए और उनका सम करके कितना आना चाहिए? +10 आना चाहिए। जी हाँ, तो इनको थोड़ा सा सर्च करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम सर्च कैसे करेंगे? पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नंबर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। नंबर हमारे पास आएंगे यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6 हमारे पास नंबर आने वाले हैं। इनका प्रोडक्ट अगर आप करके देखेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर इनका आप सम करने बैठ जाओ तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कैसे पता चला कि ये 4 और 6 ही आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके माइंड में ये नहीं आ रहे, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे, तो आप क्या करिए, इस नंबर को पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए। कैसे करेंगे? पहले इसको 1 पे डिवाइड कीजिए। 1 पे डिवाइड करेंगे कितना आया? 24। क्या 2 पे डिवाइड होता है? जी हाँ, 2 × 12 भी लिख सकते हैं। 3 पे डिवाइड होता है? जी हाँ, 3 × 8 भी लिख सकते हैं। 4 पे 4 × 6 लिख सकते हैं। 5 पे जो डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। 6 पे डिवाइड होगा, 6 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम यही इनके पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक पेयर यहाँ पर आएगा, वो आपने ढूंढना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। हमें देखिए सम कितना चाहिए? 10 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सम किसका 10 बनता है? 6 और 4 का। 6 और 4 का सम ही 10 बनता है। इनका सम 11 बन जाएगा, इनका सम 14 बन जाएगा, 25 बन जाएगा। हमें 10 चाहिए, तो हमारे पास यही पेयर है जो बेस्ट है। तो हम लिखेंगे 4 × 6 = 24, 4 + 6 = 10, ठीक है। तो इसको आपने एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। ये दोनों प्लस के हैं, ये भी दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो दो नंबर्स की अगर दोनों प्लस के हों तो प्रोडक्ट है जो वो प्लस में ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास पेयर है जो एग्जैक्ट यहाँ पर फिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? हमने मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे? 3x² प्लस, चलिए 10x को मैंने लिख लिया 4x प्लस 6x। इसको आप 6x + 4x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए +8 ऐसे आपने जस्ट मिडिल टर्म को सेपरेट किया 2 पार्ट्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपने 2 2 के पेयर बना लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास x है जो वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 3 × x प्लस यहाँ पर रह गया 4। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2, बिकॉज 2 है जो 6x को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। तो हम प्लस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x + 4। तो देखिए यहाँ पर इक्वल ही होना चाहिए, ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों भी सेम जैसे हैं तो हम इनको भी कॉमन ले लेते हैं। 3x + 4 इनमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? x + 2। तो ये है फैक्टराइजेशन हो चुकी है किसकी? px की, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर दी यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमारे पास आंसर है जो इसके इक्वल है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है px, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना था? पहले आपने कॉफिशिएंट ऑफ, मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल y में है, ठीक है, y वेरिएबल में है। तो आपने कॉफिशिएंट ऑफ y² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो कितना आता है? 12 × -3 कितना आ गया? ये -36। उसके बाद आपने जो सेंटर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट लिख लेना है -5। तो अब आपको दो नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट है जो वो कितनी होनी चाहिए? -36। एंड उन्हीं नंबर्स का सम आपके पास कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। ये साइन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 36 है जो कैसे बन सकता है? एक तो हमारे पास देखिए 1 × 36 हो जाता है। एक देखिए 2 × 18 भी हो जाता है। एक 3 × 12 भी हो जाता है। 4 × 9 भी हो जाता है। 5 पे ये जाते ही हैं, 5 के टेबल में नहीं मिलेगा, 6 के टेबल में मिल जाएगा, 6 × 6 आ जाएगा। 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के में भी नहीं आएगा, तो 9 के टेबल में आएगा। तो 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यही आपके पास पॉसिबल पेयर्स बनते हैं। तो देखिए इनमें से हमने यहाँ पर एक पेयर उठा के यहाँ पर लिखना है। अब हमारे पास देखिए 9 में से 4 गए, हमारे पास कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। 9 में से 4 गए 5 होता है, और कहीं पे भी आपको 5 नहीं मिलेगा। 6 में से 6 + 6 12 हो जाएगा, 6 - 6 0,
12 माइनस 3 है जो 9 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 मीन्स और किसी भी पेयर से आपके पास 5 आने वाला नहीं है, ओनली इसी पेयर से आ सकता है 9 एंड 4 से। 9 मल्टीप्लाई 4 है जो वो 36 हो जाता है, और 9 माइनस 4 है जो हमारे पास 5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें चाहिए माइनस का 5। अगर आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 9 के आगे साइन माइनस का रख लेते हैं और 4 के आगे साइन प्लस का रख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखिए कितना आएगा, -36। अगर इनका आप सम करने लगो तो कितना आएगा, -5। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि साइन कौन सी वैल्यू के आगे कौन सा साइन लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास 9 के आगे माइनस का साइन आया और 4 के आगे प्लस का, -9 4। अब दोबारा से एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -9 प्लस 4 मल्टीप्लाई किया -36, -9 प्लस 4 किया इज इक्वल टू -5। तो ये पेयर है जो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पर फिट बैठता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 12y² माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए कैसे, -9x -9y प्लस 4y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +4y -9y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3। जस्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, 2 के पार्ट्स बना लीजिए। तो इन दोनों में से नंबर कौन सा कॉमन आता है, एक तो y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 4y माइनस 9y को अगर आप 3y पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया। इन दोनों में से 4y माइनस 3 है जो फिर से कॉमन आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3y प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है जो हो चुकी है किसकी, px की, यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इसका हमने एक ही मेथड डिस्कस किया है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऑल्सो आज हमने डिस्कस किया है फैक्टर थ्योरम के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑनलाइन मैथ्स ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको लगातार आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।